से आपको एक नए वीडियो फिर से आपको अपने चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से फिर से हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण साइंस से प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके जितने भी ऑप्शन हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके माध्यम से होती है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो सूर्य है उसके पास अपार ऊर्जा है। जो सूर्य है उसमें कौन सी तत्व पाई जाती है दोस्तों, तो उसमें हाइड्रोजन 98% पाया जाता है। हाइड्रोजन सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 98% हाइड्रोजन होता है और 2% क्या होता है दोस्तों, हीलियम होता है। हीलियम होता है लगभग 2%। हीलियम को He से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होने चाहिए लेकिन जगह कम होने की वजह से केवल 2 ही ऑप्शन दिखे हैं। यहाँ पे नाभिकीय संलयन द्वारा, मतलब सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नाभिकीय सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आप समझते हैं दोस्तों कि नाभिकीय संलयन होता क्या है। तो नाभिकीय संलयन का मतलब ये होता है दोस्तों, जब 2 छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक अन्य परमाणु का निर्माण करते हैं या अन्य तत्व का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें 98% पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसमें 1s2 मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइडियम मतलब 1s3 मिल के क्या करते हैं, 2 हीलियम 4 बनाते हैं। 2 हीलियम 4, ठीक। और फिर से यहाँ से एक क्या होता है दोस्तों, यहाँ से एक न्यूट्रॉन निकलता है और फिर से इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बस यहाँ पे आपको ये समझना, ना परिभाषा जानना ना कुछ, बस ये जानना है कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होती है और यह समझने के लिए इक्वेशन है। अब देखिए दोस्तों, एक नाभिकीय संलयन पर एक और क्रिया होती है, हाइड्रोजन बम का निर्माण। मतलब हाइड्रोजन बम जो होता है इसी सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर काम करता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय क्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब देखिए दोस्तों, एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम काम करता है। ये आपको याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर कौन काम करता है, परमाणु बम काम करता है। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु है। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे कठोरतम धातु हीरा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु की बात की जा रही है। तो सबसे कठोरतम धातु यहाँ पे प्लेटिनम होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, प्लेटिनम है, जिसको पीटी से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पीटी से। और यहाँ पे सोना है, जिसको हम लोग AU से डिनोट करते हैं। लोहा है, इसको हम FE से डिनोट करते हैं। और टंगस्टन है, जिसे W से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टंगस्टन है, तो टंगस्टन हम जानते हैं कि यह बल्ब में इसका यूज होता था। जो एडिशन बल्ब थी, यानी कि जो पीली बल्ब आती है, हैलोजन बल्ब हुआ चाहे एडिशन बल्ब, जो 10 रुपये वाली बल्ब आती थी, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट बना होता था, ठीक। उसको W से डिनोट करते हैं, जबकि प्लेटिनम को PT से डिनोट करते हैं। और सबसे कठोरतम धातु है, ठीक। और तत्व पूछा जाए दोस्तों, सबसे कठोरतम तत्व यही है, प्लेटिनम। लेकिन जब धातु की बात की जाए तो अगर हीरा में ऑप्शन में नहीं होगा हीरा, तो प्लेटिनम होगा। अगर हीरा होता तो क्या होता है, हीरा होता है। हीरा क्या है, तत्व नहीं है, वह कार्बन का अपर रूप होता है।
और तत्व पूछा जाएगा यहाँ पे, अगर होता है कठोरतम तत्व है तो प्लेटिनम सही था, चाहे कुछ भी ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे कठोरतम जो तत्व होता है वो होता है प्लेटिनम, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा है। अगर हीरा होता है ऑप्शन में तो हीरा सही होता है, लेकिन हीरा न होने की वजह से क्या है, प्लेटिनम यहाँ पे सही है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जिस नगर में मोटर गाड़ियां अधिक चलती हैं, मतलब जिस नगर में मोटर गाड़ियां अधिक चलती हैं वहां की वायु में कौन सी धातु पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे मतलब जिस शहर या नगर सिटी में सबसे अधिक गाड़ियां चलती हैं वहां पे उनके धुआं से जो निकलती है उसमें लेड पाई जाती है, यानी कि सीसा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सीसा निकलता है, यानी कि जिसको पीवी से डिनोट करते हैं लेड होता है, लेड ऑप्शन में होता है तो ये सही है। और सीसा जिसको पीवी से हम डिनोट करते हैं यह सबसे अधिक धुआं में पाई जाती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो तांबा है एक कॉपर है, कॉपर को हम क्या करते हैं दोस्तों, Cu से डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला तत्व जो खोजा गया था वो तांबा ही था, यानी कि कॉपर था। क्रोमियम को हम Cr से डिनोट करते हैं और कैडमियम को हम Cd से डिनोट करते हैं, Cd। ठीक, Cd से हम कैडमियम को डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे लाख कीट के शरीर से निकलता है। एक द्रव होता है, पदार्थ होता है लाख, जो कीट के शरीर से क्या होता है दोस्तों, निकलता है। जबकि गोद की पेड़ होती है, गोद पेड़ से प्राप्त होता है। मूंग क्या है दोस्तों, मूंग एक फसल भी होती है और एक तरह का धातु भी होता है, और मोती आप जानते हैं कि एक धातु है। ठीक, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। ठीक, मतलब ब्लैक बॉक्स जो होता है हवाई जहाज में वो किस कलर का होता है। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक आया है तो कोई भी कहेगा काला होगा, लेकिन काला नहीं होता है, वो किस तरह का होता है, नारंगी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। और देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि छठा प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, जूल कार्य का मात्रक होता है। जूल क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है। जबकि न्यूटन जो दिया है, न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन किसका दोस्तों मात्रक है, बल का। और वाट है शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति को सामर्थ्य या क्षमता बोलते हैं। अगर सामर्थ्य भी दिया है तो इसका मात्रक वाट होगा, और फिर से क्षमता भी दिया है तो इसका भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। और डाइन किसका मात्रक है, तो डाइन बल का मात्रक है, लेकिन किसमें है, सीजीएस पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, जबकि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। फिर से एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन में 10 पर 5 डाइन होता है, 10 पर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन पे 10 पे 5 डाइन होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से नोट कर लीजिए दोस्तों कि एक एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक, लेकिन जो हम लोग खाना लेते हैं वो किस में लेते हैं, कैलोरी में लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ठीक, तो जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है उसे अर्घ बोलते हैं। मतलब सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, अर्घ होता है। अब यहाँ पे दोस्तों अर्घ होता है, तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें जूल और अर्घ में रिलेशन, तो 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 पर 7 अर्घ, 10 पर 7 अर्घ होता है। मतलब 1 जूल 10 पर 7 अर्घ के बराबर होता है। जूल एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, जबकि सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इससे पहले भी प्रश्न वीडियो में आ चुका है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, हाइग्रोमीटर, ग्रो। ठीक,
जबकि हाइड्रो, देखिए दोस्तों, जहाँ पे अगर हाइड्रो की बात की जाती है, हाइड्रो की बात की जाती है, वहाँ पे जल से संबंधित होता है। तो जल का घनत्व हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। जबकि लैक्टोमीटर से क्या करते हैं दोस्तों, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापने के लिए हम क्या करते हैं, यूज लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। जबकि पायरोमीटर बहुत उच्च ताप मापने के लिए यूज होता है, मतलब उच्चतम ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। जो पोलियो का वायरस होता है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई भोजन और जल व भोजन दूषित करेगा, दूषित के द्वारा हमारे शरीर में पोलियो का वायरस क्या कर देता है, प्रवेश कर जाता है। मतलब दूषित जल या भोजन लेने से शरीर में पोलियो का वायरस चला जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि पोलियो किससे होता है। तो देखिए, पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस से पोलियो होता है, यानी कि हिंदी में वायरस को क्या कहते हैं दोस्तों, विषाणु कहते हैं, विषाणु। ठीक, विषाणु कहते हैं। ठीक, इस समय जो फिर से कोरोना आया है वो भी किससे हो रहा है दोस्तों, विषाणु यानी कि वायरस से हो रहा है। ठीक, एड्स भी इसी से होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एड्स किससे होता है, तो वायरस रोग है, वायरस से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, जो 9वां प्रश्न कह रहा है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है। किसके कारण हीरा जो होता है वो चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार दिखाई देता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या दिखाई देता है दोस्तों, चमकदार दिखाई देता है। फिर आप देखते हैं कि रोड पे अगर हम नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो कुछ दूरी पे, यानी कि 100 से 200 मीटर की दूरी पे लगता है कि पानी चाहे तेल गिरा हुआ है। आप देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो ये लगता है कि पानी या तेल गिरा हुआ है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये भी रोड पे। फिर से हम जाते हैं रेगिस्तान में तो मरीचिका का बनना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण होता है। जो रेगिस्तान में मरीचिका बनता है, मतलब पेड़ का परछाई जो लगता है कि वहाँ पे तालाब है और वैसे ही बनता है। तो इसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वायुदाब में रीडिंग का अचानक गिरने से मौसम क्या हो जाता है, तूफान आता है। अगर जो वायुदाब मापी होता है, वायुदाब मापी यानी कि बैरोमीटर, वायुदाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। तो अगर बैरोमीटर में रीडिंग अचानक गिर जाए, मतलब एकाएक गिर जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौसम क्या होगा, तूफान आएगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।